नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरएसएस को बताया है नाग और बीजेपी की तुलना सांप से की है। आरएसएस को नाग बताया और बीजेपी की तुलना सांप से की। बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वामी रूपी नेवला, यानी खुद को उन्होंने नेवला बताया है, यूपी से खत्म करके रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कही है। बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सांप बताया है और आरएसएस को नाग बताया है। तो ये तुलना की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। पार्टी छोड़ने के बाद अब वो लगातार पार्टी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को नाग बताया और आरएसएस को सांप बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि स्वामी रूपी नेवला यूपी से बीजेपी को खत्म करके रहेगा। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जो 5 साल मंत्री रहे, उन्होंने अब बीजेपी छोड़ दी है और अब वो सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। उनका कहना है दलितों और शोषितों की उपेक्षा की गई बीजेपी में और इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ी है। और उनके बाद बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, कई विधायक बीजेपी छोड़ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को लग रहा था कि इनका टिकट कटेगा, इनको टिकट नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसे लोगों में भगदड़ है। बीजेपी ने हालांकि पहले कड़ा रुख नहीं अपनाया था। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया कि जो लोग गए हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो एक बार फिर से विचार कर लें कि उनका ये कदम सही है या गलत। लेकिन अब ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिसमें नाग बताया है आरएसएस को और बीजेपी को सांप कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्वामी रूपी नेवला बीजेपी को उत्तर प्रदेश से साफ करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे बीजेपी विधायक बाला प्रसाद। बीजेपी विधायक बाला प्रसाद समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। बाला प्रसाद दे सकते हैं इस्तीफा, ऐसी खबरें हैं। लखीमपुर के धरोहरा सीट से विधायक हैं बाला प्रसाद, समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और खबर यह है कि बाला प्रसाद इस्तीफा दे सकते हैं। अब तक 3 मंत्रियों समेत 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी में बड़े स्तर पर इस्तीफों का सिलसिला जारी है। बाला प्रसाद पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर, जो लखीमपुर के धौरहरा से विधायक हैं। 3 मंत्रियों समेत 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और बाला प्रसाद के समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचने से कयास लगने लगे हैं कि बाला प्रसाद जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं पार्टी से और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बाला प्रसाद लखीमपुर के धौरहरा से विधायक हैं और ये खबर है कि वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं वहां पर मुलाकात करने के लिए और उसके बाद वो बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। यूपी कोर ग्रुप की अलग से बैठक हो रही है। कल लखनऊ में जारी होगी बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट। तो यूपी का जो कोर ग्रुप है उसकी अलग बैठक हो रही है और कल लखनऊ में बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी, ये बैठक अब खत्म हो गई है और अलग से कोर ग्रुप की, यूपी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और खबर यह है कि कल जारी हो सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट, जिस पर मंथन चल रहा था इस बैठक में। न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये बताइए क्या जानकारी, कब तक लिस्ट आएगी, कितने लोगों का नाम इसमें शामिल हो सकता है और कौन ऐसे लोग हैं, क्या इसकी कोई जानकारी जिनके नाम कट सकते हैं इस लिस्ट से? देखिए अर्चना, फिलहाल अगर बात करें जो चुनाव प्रचार समिति की बैठक थी वो काफ़ी लंबी बैठक चली और इस बैठक के अंदर यही जो आपने अभी प्रश्न किया, यही यक्ष प्रश्न था कि आखिर टिकट किसका काटा जाए, किसको टिकट दिया जाए। ये मसला लगातार बना हुआ था और देखिए लगातार 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, वो यहाँ दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ करके अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में अब वो
वो संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं जो टिकट कटने की संभावनाएं थी, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे थे तकरीबन 140 से ज्यादा ऐसे विधायक थे जिनकी एक अलग से लिस्ट तैयार की गई थी, जिनकी टिकटें कटनी थी। लेकिन जिस तरीके से बीते 3 दिनों के अंदर जो सियासी उठापटक हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो समीकरण में परिवर्तन हुआ है, चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, उसके बाद से सिकोहाबाद से जो विधायक थे उनकी बात करें, विनय साक्य की बात करें, ये जो विकेट धड़ाधड़ गिरे हैं, उसके बाद से संगठन ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी फिलहाल उन्हीं विधायकों के टिकटों को काटेगी जिनकी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत पुअर रही है। और इसके लिए देखिए, अगर बूथ अध्यक्षों की बात करें, यहां तक के फीडबैक को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस बैठक में महत्वता दी है। हर बूथ अध्यक्ष से बातचीत हुई है, सभी बूथों का फीडबैक लिया गया है। और आज जो बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उस बैठक के अंदर लगभग उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जो सीट डिक्लेयर होनी है, किनको कहां से टिकट देना है, उन नामों पर घोषणा जो है वो कल मकर संक्रांति का मौका है, कल शुभ दिन है। इसीलिए पार्टी जो है कल लखनऊ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। और एक जो बैठक है उत्तर प्रदेश इकाई की अभी भी लगातार चल रही है, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम है, संगठन मंत्री हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई के उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि 53 लोगों के नाम ऐसे हैं जो पूरी तरीके से फाइनल कर दिए गए हैं। अभी जिस नेता से भी बातचीत हो रही है वो खुल करके किसी भी विधायक के नाम पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए स्थिति लगातार जिस तरीके से बन रही है, उस स्थिति को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी का एक नया जो रणनीति है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो टिकटें कटने की एक प्रक्रिया होनी थी वो फिलहाल इस बार नहीं होने वाली है। और खास करके जब कल भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, टिकटों को सार्वजनिक करेगी, किसको कहां से खड़ा किया जा रहा है, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब चीजों को बैलेंस करके चलना है। पार्टी आला कमान भी इस चीज को समझ रहे हैं। इसीलिए लगातार 3 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में बने हुए थे। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है और जितने भी बड़े लीडर्स थे, चाहे हम बात करें अमित शाह भी आज पार्टी ऑफिस के अंदर मौजूद थे, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हुए थे। इसके अलावा नितिन गडकरी भी इस बैठक में शामिल थे। राधा मोहन सिंह जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश से, वो अभी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो अभी भी जो निर्णय है वो पार्टी आला कमान तय कर रही है कि किसको कहां से टिकटें मिलनी है, लेकिन जो डिक्लेयर करना है अर्चना, वो कल लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। गौरव, जो पार्टी छोड़कर गए हैं, मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल तक आप मंत्री रहे, तब आपको याद नहीं आया और अब आपको याद आ रहा है कि दलितों शोषितों की आवाज नहीं सुनी जाती, उन्हें उपेक्षित किया जाता है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि पार्टी में भगदड़ मच गई है, तो इसको रोकना भी क्या इस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई होगी। और इसके रोकने के लिए सबसे मुफीद तरीका इस वक्त यही है कि जो टिकट काटे जाने थे उस लिस्ट को छोटा किया जाए, कम किया जाए। और दूसरा सवाल, कितने लोगों के नाम पहले इस लिस्ट में जारी हो सकते हैं? देखिए अर्चना, दोनों ही सवालों का मैं जवाब दूंगा। अगर बात करें जो एक स्थिति इस तरीके की बनाई गई थी कि इस बार तकरीबन 140 विधायकों के जो टिकट कटने थे, उस लिस्ट को बिल्कुल साफ तौर पे पार्टी ने बीते 3 दिनों के अंदर जरूर छोटा किया है। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें 60 विधायक ऐसे हैं जिनकी टिकट कटेगी। और अब उस संख्या को भी कम करने की कोशिश जो है वो दोबारा से की जाएगी, क्योंकि उसमें भी रिव्यू किया जा रहा है परफॉर्मेंस के आधार पर कि किन विधायकों को रखना है और किन को पार्टी के बाहर निकालना है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो लगातार वो भी अपने जो सहमति है इस बैठक को लेकर के वो देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग इकाई के, चाहे हम दिनेश शर्मा की बात करें, ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था यूपी में, तो जो टिकट बंटवारा है उस टिकट बंटवारे में एक एक व्यक्ति का जो निर्णय है वो सर्वमान्य तरीके से रखा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। क्योंकि 53 नाम ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश से तय करके संगठन मंत्री आए थे, तो उन नामों पर भी चर्चा की गई, उन 53 नामों को भी फाइनल कर दिया गया है। तो जो जानकारी मिल पा रही है पार्टी आला कमान की तरफ से, जब कल बीजेपी लखनऊ से लिस्ट जारी करेगी, तकरीबन 110 जो कैंडिडेट्स हैं, उन 110 कैंडिडेट्स के नाम की जो घोषणा है ऑफिशियली वो कर दी जाएगी। और उसके बाद से अपनी जो आगे की प्रक्रिया है लिस्ट जारी करने की, उसको फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पे ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिन नामों को सामने रखा जाए वो ऐसे नाम हो जिसके बाद से तमाम लोगों में एक विश्वास पैदा हो सके कि इनको उस जगह से सेफ रखा गया है। क्योंकि भगदड़ पार्टी में मच रही है और भगदड़ मचने के बाद आप देखिए कि बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। दारा सिंह चौहान ने साफ कह दिया कि दलितों वंचितों की अपेक्षा हुई, कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। उसके थोड़ी देर पहले बयान आता है कि आरएसएस जो है अलग तरीके से पार्टी के लिए काम करता है,
तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, लॉबीबाजी जैसी बिल्कुल चीजें हो गौरव, रही जो हैं। भी तो ऐसे इस्तीफे में में जो लाइनें लिखी गई तकरीबन वो एक जैसी ही हैं। पार्टी के ऊपर अब एक बड़ा प्रेशर है कि वो लिस्ट जारी करे जिससे लोगों में भरोसा बढ़े, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भरोसा बढ़े और ये भगदड़ जो है ये ज्यादा होने की जगह ये रुके, यानी नाम मुफीद हो, जो जिताऊ उम्मीदवार हो वो हो। इसके अलावा पार्टी में जो भगदड़ है उस पर भी रोक लग सके, ये भी कोशिश होगी जो पहली लिस्ट जारी होगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार विधायकों, मंत्रियों का बीजेपी सरकार में जो है उनका छोड़कर जाना लगातार जारी है। 3 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं और कुल मिलाकर 8 विधायक और मंत्री अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद कोशिश ये की जा रही कि जो पहली लिस्ट जारी की जाए, उम्मीद है कल तक जारी होगी। इस लिस्ट में ऐसे नाम हो जिनसे भरोसा बढ़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में, और जो तमाम नाम फाइनल किए गए थे कि इनके टिकट कटेंगे, वो लिस्ट भी अब छोटी की गई है और उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश हो रही। कुछ पार्टियां मुस्लिमों को अपना मोहरा बना रही, कुछ पार्टियां मुस्लिमों को अपनी ढाल बना रही, कुछ मुस्लिम वोट को नजरअंदाज कर नई रणनीति गढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा सत्ता का समीकरण साधने के लिए सियासी दल अपना अपना फॉर्मूला लागू करने में जुट गए हैं। ऐसे में सूबे के तकरीबन 5 करोड़ मुस्लिम मतदाता फिर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। पहले चरण में यूपी की जिन 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे अहम सहारनपुर की देवबंद सीट भी शामिल है। पिछली बार देवबंद सीट पर बीजेपी ने परचम लहराकर सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया था। 2017 के चुनावों में बीजेपी के ब्रजेश सिंह ने तकरीबन 30,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। ब्रजेश सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने माविया अली को हराया था। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन देवबंद सीट पर बीजेपी का जीतना काफी हैरान कर गया। देवबंद पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है और यहाँ की कुल आबादी में करीब 40% मुसलमान हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने जीत हासिल कर विरोधियों का गणित बिगाड़ दिया था। मुस्लिमों के गढ़ में बीजेपी की जीत पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन देवबंद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1996 में भी बीजेपी ने देवबंद सीट जीती थी। वैसे पूरे यूपी की बात करें तो 144 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट काफी अहम माना जाता है। इनमें से 74 विधानसभा क्षेत्रों में तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा की है, जबकि 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर मुसलमानों की संख्या 20 से 25% के बीच है। मतलब साफ है कि कुल 403 सीटों में से 144 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। मुसलमानों की जहाँ तक बात है, मुसलमानों को वोट करना चाहिए विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और रोजगार के नाम पर। और मुसलमानों को ही क्यों, हम सभी लोगों को, हम सभी भारतवासियों को इन सभी मुद्दों पर वोट करना चाहिए जो सीधा का सीधा आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। हम शिक्षा की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते, हम विकास की बात नहीं करते। अल्टीमेटली एट द डे ऑफ वोटिंग हम लोग चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की परिपाटी पर। मुद्दे आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। 3 तलाक के मुद्दे पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। इन 5 सालों में मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले बहुत से मुद्दे आए, लेकिन तलाक, CAA और NCR के खिलाफ हल्ला बोल समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुस्लिमों पर गहरा असर डाला। अब एक बार फिर चुनावों के दिन आ गए हैं तो मुस्लिम समीकरण को समझना वक्त की दरकार बनती जा रही है। जो बुनियादी सहूलतें होना चाहिए एक आम नागरिक की हैसियत से हर एक शख्स को, यानी स्वास्थ्य,
की ज़रूरतें हैं वो पूरी होना चाहिए, सड़क है वो पूरी होना चाहिए, गली खड़ंजे हैं, अमन शांति है, सौहार्द है, ये तमाम चीज़ें हर एक नागरिक को चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकार की योजना है वो खाली एक समुदाय के लिए तो होती नहीं, वो सभी को फ़ायदा होता है। 3 तलाक के अंदर भी मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला हुआ है मोदी जी का, उसमें हर मुस्लिम औरतों को उसका फ़ायदा मिला है। दूसरी बात, जितनी भी योजनाएं आ रही है, स्कॉलरशिप की आ रही है, या राशन का मामला आ रहा है, या मकान आवंटन का मामला आ रहा है, उसके अंदर मुस्लिम समाज को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़। यूपी की आबादी का गणित कहता है कि हर 5वां शख्स मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में केवल 24 मुस्लिम विधायक ही चुने गए थे, यानी कि विधानसभा में मुस्लिमों की कुल हिस्सेदारी महज 6.2% रही है। यानी कि आबादी में हिस्सेदारी का समीकरण विधानसभा में बरकरार नहीं रह पाया। मुसलमानों की सियासत समझने के लिए उनके मुद्दे समझना भी बेहद जरूरी है। मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए सियासी दल लुभावना ऑफर दे रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी का मुसलमान पहले से बहुत बदल गया है। यूपी बदल रहा है तो मुसलमानों की सियासत के मुद्दे भी बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में मुस्लिम वर्ग की राजनीतिक पसंद के बारे में चर्चा होती है और ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ग अपनी बड़ी जनसंख्या की वजह से जिस राजनीतिक दल को समर्थन देगा उसके पक्ष में चुनाव के परिणाम जा सकते हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव के पहले भी इसी तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मुस्लिम वर्ग एक मुश्त वोट देने के बजाय उन सभी विषयों पर भी गौर जरूर करेगा जो पिछले 5 सालों के दौरान उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ की वजह से भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव हो रहे हैं। वोटों की ख्वाहिश में हर तबके को लुभाने की कोशिश हो रही है। इस लिस्ट में यूपी के भाईजान भी शामिल हैं। मुस्लिमों के भारी भरकम वोट बैंक को देखते हुए हर सियासी दल अपने अपने तरीके से मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। आपको धोखा दिया गया, आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो, मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना